प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के हमारे अतीत पुस्तक में पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ के मुख्य बिंदुओं का वर्णन। मानचित्रकार। हम पिछले वीडियो में मानचित्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम मानचित्रकार को पहचानेंगे। जिस तरह से अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है, जैसे सोने का काम करने वाला स्वर्णकार या सोनार, इसी तरह से मानचित्रों को बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहते हैं। यह पुरुष अथवा स्त्री कोई भी हो सकता है। जैसे आप चित्र में देख भी रहे हैं, एक महिला मानचित्र बनाने का कार्य कर रही है। मानचित्रकार को इंग्लिश में कार्टोग्राफर या मैपर भी कहा जाता है। पर्यावास। पर्यावास किसी विशेष क्षेत्र के पर्यावरण, उसमें रहने वाले लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मिलाकर किसी विशेष स्थान पर रह रहे हों, उनमें उनकी सामाजिक, आर्थिक जीवन शैली पर्यावास कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं कि दाईं तरफ एक राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा हुआ है। इस चित्र को देखकर हम वहाँ के पर्यावास का अंदाजा भी लगा सकते हैं। चित्र में आप देखिए, राजा के हाथ में एक पक्षी है। इससे पता चलता है कि उस समय पर हम पक्षियों को भी पालने लग गए थे। उसके सामने राजकुमार भी बैठा हुआ है, जिससे पता चलता है कि अपनी मंत्रणाओं में राजा राजकुमारों को भी स्थान देता था। इसी तरह से बाईं तरफ के चित्र में हम देखते हैं कि ये किसी जंगल में बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी उस समय पर शिकार पर भी जाने की परंपरा रही होगी, तो ये उस समय का पर्यावास कहलाएगा। संरक्षक। संरक्षक से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने संरक्षण में ले लेता है, अर्थात वह उसकी रक्षा करता है, तो वह व्यक्ति जिसकी रक्षा करता है उसका संरक्षक कहलाता है। अगर अतीत के संदर्भ में हम देखें तो राजा विभिन्न व्यक्तियों की रक्षा करता था, विभिन्न व्यक्तियों का संरक्षक होता था। जैसे किसी विद्वान को अपनी रक्षा में रखना, किसी शिल्पकार को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करना, किसी कलाकार को अपने यहाँ सहारा देना, तो यह संरक्षण कहलाता था। और जो व्यक्ति संरक्षण प्रदान करता था उसको संरक्षक कहते थे। प्रौद्योगिकी व रहन सहन में परिवर्तन। इस पाठ में यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी या तकनीक भी कहते हैं। समय के साथ इसमें परिवर्तन आते रहे हैं। यह सदा उन्नति करती रहती है। जैसे चित्र में आप देख भी रहे हैं, दाईं तरफ ऊपर एक इंजन का चित्र है। यह आरंभिक भाप से चलने वाले इंजन थे। आज के इंजन से यह कितना भिन्न था, पर यह आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व बनाया गया था। नीचे चित्रों में आप देख सकते हैं, सैनिकों ने हथियार ले रखे हैं। पहले जब युद्ध होते थे तो उनमें भाले, तीर, कमान, तलवार इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। पर समय के साथ तकनीक ने परिवर्तन किया और सैनिकों के पास आधुनिक हथियार आए, जो आज भी निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तकनीक अपनी उन्नति कर रही है। इसी में प्रौद्योगिकी में आगे हम देखते हैं खान पान में भी परिवर्तन, रहन सहन में भी परिवर्तन। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी,
हमारे खान पान में भी परिवर्तन आए। पहले भारतीय महाद्वीप में मक्का, आलू इत्यादि का प्रयोग नहीं होता था। जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ उससे पहले भी ये मक्का, आलू, दूसरी खाद्य पदार्थ भारत में आए। इस तरफ दाएं तरफ चित्र में आप देख सकते हैं चाय अथवा कॉफ़ी का आगमन भी बाहर से ही हुआ है, यानी हमारे रहन सहन में, खान पान में परिवर्तन आया है। हमारी कृषि में भी परिवर्तन आया है। जैसे दाईं तरफ हम चित्र में देख रहे हैं चाय का उद्भव चीन से हुआ है। फिर यहाँ पर भी हमारे देश में भी इसका उत्पादन होने लगा, यानी तकनीक और रहन सहन में परिवर्तन हुआ। आगे देखिए, आवास में भी परिवर्तन होते रहे हैं। बाईं तरफ के चित्र में ब्रिटिश कालीन एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है और दाईं तरफ एक परंपरागत भारतीय हवेली का चित्र दिखाई दे रहा है। दोनों के मुख्य द्वारों में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। बाईं तरफ के चित्र में आप देख रहे हैं एक पोर्च की आकृति बनी हुई है, जबकि दाईं तरफ के चित्र में ऊपर पुरानी नक्काशीदार कलाकृतियां दिखाई दे रही है, पेंटिंग दिखाई दे रही है। तो यह अंतर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इन चित्रों में भी आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन, नीचे चित्र में ब्रिटिश कालीन इमारत में बरामदों का चित्र है और ऊपर चित्र में भारतीय कला है। दोनों के बरामदों में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। अगला शीर्षक है ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास का विभाजन। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। ये हिस्से हैं, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य और तीसरा ब्रिटिश काल। इन 3 हिस्सों में ब्रिटिशर ने हमारे इतिहास को विभाजित किया है। हिंदू इतिहास में उन्होंने बताया कि किस तरह से ईसा पूर्व से हमारा इतिहास आरंभ हुआ और हिंदू राजाओं ने हमारे देश पर राज्य किया, जिनमें विभिन्न वंशावलियां आई। तत्पश्चात जब अरब देशों की तरफ से मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किए, वह यहाँ पर आकर बस गए। इस काल को जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में फला फूला, अंग्रेजों ने इसे मुस्लिम इतिहास का नाम दिया है। तत्पश्चात जब ब्रिटिशर भारत में आए और यहाँ पर आकर अपनी सत्ता का आधिपत्य किया, उस काल को ब्रिटिशर ने ब्रिटिश इतिहास के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। राजपूतों का शासनकाल। राजपूतों का शासनकाल 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मुख्य रूप से रहा है। यह मुख्य रूप से राजपूताना अर्थात राजस्थान के क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली रहे हैं। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया, पर मुख्यतः इनकी शक्ति का केंद्र राजस्थान का ही क्षेत्र रहा है। राजपूतों में विभिन्न राजवंश हुए, जैसे चौहान राजवंश, प्रतिहार, परमार और सोलंकी। मान्यताओं के अनुसार यह कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति यज्ञ की अग्नि से हुई थी। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द से आज हमारा तात्पर्य है कि पूरा हमारा भारतवर्ष, परंतु आरंभ में इसे दूसरे विद्वानों ने
पूरा हिंदुस्तान नहीं माना था। उन्होंने गंगा यमुना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान माना था। अर्थात उनके हिसाब तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान इतना विस्तृत नहीं था। विदेशी, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो विदेशी से तात्पर्य किसी भी अन्य देश के नागरिक से होता है, परंतु अतीत में इसका तात्पर्य विदेशी या किसी अन्य देश के नागरिक से नहीं था। उनके लिए विदेशी अपने क्षेत्र के अलावा बाहर से आया हर व्यक्ति विदेशी ही कहलाता था। उनका दायरा सीमित था, आज की तरह विस्तृत रूप से लोगों को नहीं देखा जाता था। एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए किसी अन्य गांव से आया हुआ व्यक्ति भी विदेशी ही रहता था। मध्य युग के परिवर्तन, इस काल में जिसे हम मध्य युग भी कहेंगे या आधुनिकता की शुरुआत भी कहते हैं, यह काल मुख्य रूप से सन 1700 के बाद माना जाता है, जिस समय अत्यधिक औद्योगिक परिवर्तन हुए। हम देखते हैं सिंचाई के साधन में, औद्योगिकरण में, दाईं तरफ जैसे आप देख रहे हैं यह एक सूती कपड़ा काटने के लिए मिल है। यह प्रथम सूती कपड़ा काटने की मिल है। बाईं तरफ आप सिंचाई के साधन देख रहे हैं। यह एक प्राचीन सिंचाई की पद्धति है जिसमें पानी को उठाकर दूसरी तरफ उड़ेल दिया जाता था, जहां से वह अपने खेतों में जाता था। मध्य युग में युद्ध में भी अत्यधिक परिवर्तन आए। सेनाओं ने बारूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे जिस सेना के पास बारूद होता था वह अपनी शत्रु सेना के ऊपर शक्ति साबित कर पाता था। इसके अतिरिक्त बंदूकों का प्रयोग भी होने लगा था, जिससे तलवार, तीर या भाले इत्यादि पर यह हथियार भारी पड़ते थे। अभिलेखागार, अभिलेखागार से तात्पर्य हम आज के संदर्भ में देखें तो रिकॉर्ड रूम, जहां पर विभिन्न प्रकार के अभिलेख या रिकॉर्ड को सहेज कर रखा जाता है। आप देख रहे हैं बाईं तरफ नीचे चित्र में राष्ट्रीय अभिलेखागार को दिखाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना ब्रिटिश काल में मार्च 1891 में हुई थी। अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार के पुराने पांडुलिपियां, विभिन्न महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बाईं तरफ ऊपर चित्र में आप एक पुरानी भोजपत्र पर लिखी हुई पांडुलिपि देख सकते हैं। भोजपत्र। दाईं तरफ ऊपर चित्र में आप एक पेड़ की शाखा देख रहे हैं। यह शाखा एक भोज वृक्ष की है और उसके तने से प्राप्त यह छाल ही भोजपत्र कहलाता है। नकल नवीस, जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति नकल करता है वह नकल नवीस कहलाता है। यह कार्य बड़ी ही कार्यकुशलता का है। चित्र में आप देख रहे हैं कि यह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की नकल कर रहा है। आज के समय में पुरानी पांडुलिपियां, जो कि अति प्राचीन होने के कारण कमजोर हो रही हैं, तो उन्हें सहेजने के लिए उनकी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। इसके लिए हमें प्रशिक्षित नकल नवीस की आवश्यकता पड़ती है। जियाउद्दीन बर्नी, यह
मुस्लिम इतिहासकार है जिसने भारत के इतिहास के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण किताब तारीख फिरोज शाही लिखी है। यह इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों के इतिहास को दिखाता है। जियाउद्दीन बरनी ने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल का वर्णन भी किया है। उसके द्वारा यह पुस्तक एक इतिहास की धरोहर के रूप में लिखी गई है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का